Today we will discuss about semiconductor strain gauge. Before starting this, first we will see what is semiconductor material. We know that there are two types of semiconductor materials generally we are using, germanium and silicon type. And semiconductor materials are of two types, P type material and N type material. P type material is generally, we can define P type material as majority carriers are holes and minority carriers are electrons in the P type material. And in N type material, majority carriers are electrons and minority carriers are holes. So N stands for negative and P stands for positive. So this way we can define P and N type semiconductor materials. And generally we are using germanium and silicon as a semiconductor materials. Now, semiconductor strain gauge works on the principle of piezoresistive effect. Now, what is piezoresistive effect? यहाँ मैंने दिखा दिया है डेल्टा आर, it means change in resistance due to change in resistivity. See, we know the formula R is equal to rho L upon A. So, whenever the resistivity will be changed, resistance is also changed because resistance is directly proportional to resistivity. So, in this strain gauge, piezoresistive effect is used. It means resistivity में change होने की वजह से resistance में change होता है. इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पीजोरेसिस्टिव इफेक्ट. अभी तक हमने जो स्ट्रेन गेज देखे थे उसमें क्या था, लेंथ एंड एरिया में हम लोग चेंज आता था और इसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज हम मेजर करते थे. रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज था, उसमें रेजिस्टिविटी जो थी वो कांस्टेंट रहती थी और लेंथ और एरिया में हम लोग चेंज करते रहते थे. तो अभी इस केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, इसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. तो ये प्रिंसिपल के ऊपर ये सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो है वो वर्क करता है. इसका प्रॉपर्टी क्या है, हाई गेज फैक्टर. जो भी एप्लीकेशन में हमें हाई गेज फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है 110 प्लस और माइनस 5%. ये गेज फैक्टर की वैल्यू है. देखिए ये सब फिक्स नहीं है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है. 115 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो ये, लेकिन ये हाई गेज फैक्टर होगा. तो इसका मीनिंग क्या है, हाई गेज फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, रिलेटिवली हायर चेंज इन रेजिस्टेंस विथ गुड एक्यूरेसी. हाई गेज फैक्टर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि रिलेटिवली हायर चेंज इन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो क्या होगा, रिलेटिवली हायर होगा और एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. इसलिए इसको बोलते हैं हाई गेज फैक्टर. देखिए गेज फैक्टर भी हमने डिराइव किया था और उस वक्त हमने बताया था कि कोई गेज है स्ट्रेन गेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं गेज फैक्टर की ऊपर से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे हमने यही दिखाया है कि हाई गेज फैक्टर जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि रिलेटिवली हायर चेंज इन रेजिस्टेंस विथ गुड एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हम ये सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का यूज करेंगे. अब यहाँ पे दो फिगर हम देख सकते हैं. बीच में जो ये मटेरियल है ये क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है. ये कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है. और ये जो वायर हम देख रहे हैं ये क्या है, गोल्ड वायर. अब क्वेश्चन ये रहेगा कि गोल्ड वायर क्यों यूज करते हैं. तो गोल्ड वायर इसलिए कि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये साइज जो है गेज की, यहाँ पे साइज लिखे हुए हैं, इसकी लेंथ 0.05 टू 0.5 इंच की ही होती है, यानी कि बहुत ही कम छोटी लेंथ है. तो
ये वायर जो होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए इसका गोल्ड वायर भी हम यूज कर सकते हैं। कॉस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वायर भी बहुत ही स्मॉल होगा। यहाँ पे हम लीड देख सकते हैं, लीड या फिर हम टर्मिनल भी बोल सकते हैं इसका टर्मिनल। तो ये जो है वो टर्मिनल है। इसके पीछे हम एक सीट देख सकते हैं। ये सीट क्या है? टेफ्लॉन सबस्ट्रेट से बनी हुई सीट है। टेफ्लॉन क्या है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसका हम एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं। तो टेफ्लॉन का एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सीट लिया है, उसे बेस भी बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है बेस, यानी कि बैक साइड है कि ये सीट के ऊपर हमने ये सेमीकंडक्टर और ये सब माउंट किया है। तो इसका ये कंस्ट्रक्शन रहेगा। और सेमीकंडक्टर वेपर्स और फिलामेंट विथ थिकनेस ऑफ 0.05 mm, हम सोच सकते हैं कितना छोटा होगा। 0.05 मिलीमीटर का इसका थिकनेस होगा, यानी कि बहुत ही स्मॉल होगा। तो और इसकी लेंथ भी बहुत ही कम है, मैक्सिमम लेंथ 0.5 इंच है, यानी कि जनरली इससे कम ही रहेगी लेंथ। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस कैन बी फैब्रिकेटेड बाय op-amps that can act as a pressure sensitive transducer। तो op-amps यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके भी हम इसका फैब्रिकेशन कर सकते हैं। लो साइज, लो वेट एंड साइज, देखिए ये दोनों टर्म तो रिलेटिवली है, क्योंकि अगर साइज कम रहेगी तो वेट भी कम ही रहेगा। तो ये हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसका कि साइज भी कम रहेगी, वेट भी कम रहेगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, गेज फैक्टर भी ज़्यादा है। तो ये सब एडवांटेजेस है इस सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का। यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं। एक एक्सिस के ऊपर हमने स्ट्रेन लिया है, लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन है, उस स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन के डिनोट करते हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है। और इसका जो टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे 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 स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि फॉर पी टाइप मटेरियल चेंज इन रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, यानी कि जैसे ही ये स्ट्रेन में पॉजिटिव में हम स्ट्रेन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस भी, चेंज इन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और यहाँ पे देखिए एन टाइप लिखा हुआ है, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे कैसी होगी, रिवर्स होगी। देखिए यहाँ जीरो है तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम इस तरफ जाते हैं जीरो से लेफ्ट साइड तो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, स्ट्रेन जो है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर हमें पॉजिटिव देखना है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रेन हम इंक्रीज करते हैं, तो जैसे स्ट्रेन को हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव टाइप। और एन टाइप मटेरियल अगर यूज करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी ऐसे, यानी कि जैसे स्ट्रेन को इंक्रीज करेंगे डेल्टा अपॉन आर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग रेंज भी दी रखी है, इस रेंज में जो है वो स्ट्रेन गेज जो है वो ऑपरेट होगा। प्रॉपरली हमें ऑपरेट करना है तो इसी रेंज में हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखिए इट शो नॉन लिनियरिटी इन द गेज फैक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करता है इसलिए नॉन लिनियरिटी होगी इन गेज फैक्टर। तो उसका सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर गुड लिनियरिटी इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन we have to keep the gauge current constant। ठीक है,
अब अगर हमें नॉन लीनियरिटी है और लीनियरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन है कि गेज करंट जो है वो हम कांस्टेंट अगर रखें तो सिस्टम जो है वो लीनियर बनेगी। वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए बाय यूजिंग कांस्टेंट करंट ब्रिज एक्साइटेशन। कांस्टेंट करंट ब्रिज एक्साइटेशन का यूज करके हम ये जो गेज करंट है उसे कांस्टेंट रख सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है ब्रिज। ब्रिज यानी कि व्हिस्टन ब्रिज। हम लोग जानते हैं कि व्हिस्टन ब्रिज जो है उसमें ये 4 आर्म होते हैं और वो 4 आर्म में हम लोग रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस रखते हैं और ब्रिज को बैलेंस करते हैं। फिर हम मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर किसी रेजिस्टेंस में चेंज हो गया या इम्पीडेंस में चेंज हो गया तो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा और उसके प्रोपोर्शनल में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये व्हिस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो व्हिस्टन ब्रिज यूज करके हम क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस में चेंज तो हमें मिलता है लेकिन फाइनली आउटपुट जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चाहिए, वोल्टेज या करंट में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्हिस्टन ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। तो हमें यह नॉन लीनियरिटी का प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने के लिए हम एक ये कर सकते हैं कि ब्रिज एक्साइटेशन है वो कांस्टेंट करंट रखेंगे तो गेज करंट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ब्रिज एक्साइटेशन। अब कांस्टेंट करंट कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, तो ब्रिज एक्साइटेशन जो है, ब्रिज का जो सप्लाई है उसके सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट करंट हम ले सकेंगे सर्किट में से। तो ये सॉल्यूशन है, इसका यूज करके हम जो है वो कांस्टेंट गेज करंट ले सकते हैं और हम हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नॉन लीनियर था, इसमें से हम लीनियर की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज कहाँ पे होगा, एप्लीकेशंस कहाँ पे होगी। तो देखिए हमने पहले भी देखा कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, वेट जो है वो कम है, साइज भी कम है। तो इसका यूज़ आप हम लोग ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट कम साइज की रिक्वायरमेंट हो या फिर कम वेट की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लैंडर, ओके, वो स्पेस में लैंडर का यूज़ करते हैं तो उसका जो वेट जो होता है वो एक एक ग्राम का वेट कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई तो, या फिर कोई और क्रिटिकल सिस्टम है कि जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसका वेट और साइज कम है इसलिए इसका इजीली हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हो गया सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के बारे में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हिस्टन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। We know the Wheatstone bridge arrangement. Here we can see this circuit diagram for Wheatstone bridge arrangement. See, in a basic Wheatstone bridge arrangement, we know that there are 4 arms, and in all the 4 arms there are some impedances or resistances are there. So, Wheatstone bridge circuit, so many types are available. This circuit is for full bridge arrangement. So in a full bridge arrangement, all the four arm of the Wheatstone bridge circuit, there is a strain gauge. So 4 arm are placed for strain gauge resistances. Here we can see RG1, RG2, RG3 and RG4. So RG stands for resistance of the gauge 1, RG1 stands for resistance of gauge 1, RG2 means resistance of gauge 2 and so on. यहाँ पे इनपुट दिया गया है और V0 is the output.
हाँ, यहाँ पे एक फिगर हम देख सकते हैं, ये है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक साइड में ये जो है ये फिक्स होता है और एक साइड ओपन रहता है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने 4 स्ट्रेन गेज अप्लाई किए हैं, स्ट्रेन गेज 1 और 4 और नीचे स्ट्रेन गेज 2 और 3 है। तो 1 और 4 गेज है वो अंडर टेंशन और स्ट्रेन गेज 2 और 3 है वो अंडर कंप्रेशन। अब क्वेश्चन ये कि टेंशन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आता है ऑपोजिट में तो ये ऑब्जेक्ट अंडर टेंशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर फोर्स जो है वो ऐसे आता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर कंप्रेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अंडर टेंशन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज होगी और अंडर कंप्रेशन होगा तो इसकी लेंथ जो है वो कम होगी। तो ये फंडामेंटल है कंप्रेसिव और अंडर टेंशन और अंडर कंप्रेशन दोनों का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो बीम है इसके हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा डॉटेड लाइन में हम देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस थोड़ा हो गया, यानी कि अनस्ट्रेन्ड कंडीशन में ये स्ट्रेट था, लेकिन जैसे भी हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये स्ट्रेन्ड कैंटिलीवर हो गया, यानी कि यहाँ से इसके बीच में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये दो स्ट्रेन गेज थे उसमें टेंसाइल फोर्स लगा और ये जो 2 और 3 है इसमें क्या हुआ, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से ऐसा होगा, दोनों के रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, यानी कि चारों के चारों स्ट्रेन गेज हैं उसके रेजिस्टेंस है उसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो हम आगे देखते हैं। All the strain gauges are similar and have equal resistances when unstrained। देखिए हमने चारों स्ट्रेन गेज जो है वो अपने सेम टाइप के लिए, यानी कि चारों का जो रेजिस्टेंस होगा अनस्ट्रेन कंडीशन में वो कैसा होगा, सेम होगा। हमने मान लिया कि Rg1 = Rg2 = Rg3 = Rg4 = R, यानी कि चारों का रेजिस्टेंस है वो R ओम है, ऐसा हमने मान लिया क्योंकि ये सिमिलर रेजिस्टेंस है। R कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अंडर नो स्ट्रेन कंडीशन, यानी कि अभी कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तब क्या होगा, VAB = VAD = VI/2, VAD = VAD = VI/2। ये कैसा है VI/2, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आर में इसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर सेम रेजिस्टेंस हुआ तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो सेम डिवाइड होगा, यानी कि इनपुट में VI है तो इस दोनों आर्म में क्या होगा, आधा आधा आएगा, इसलिए VI/2। एंड आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी स्ट्रेट कंडीशन में नहीं, कुछ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है, चारों रेजिस्टेंस सेम है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये कंडीशन, ये अनस्ट्रेन्ड कंडीशन इसे बोलते हैं। When load is applied, यानी कि यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, Rg1 and Rg4 इंक्रीज ड्यू टू टेंसाइल लोड। ठीक है, इसका टेंसाइल लोड रहेगा, टेंसाइल लोड की वजह से ये इसका रेजिस्टेंस है Rg1 और Rg4 का वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, उसकी भी एक हम लोग जानते हैं, R = ρL/A। अब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे Rg1 और Rg2 जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, उसी टाइम क्या होगा, while Rg2 and Rg3 decreases due to compressive strain।
देखिए हमने पहले भी देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, लेंथ में कम होगी, लेंथ कम होगी, डिक्रीज होगी। तो कम होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। सिंपल सा इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। तो क्या होगा, हमने देखा कि Rg2 एंड Rg3 बोथ आर डिक्रीजेस ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब हम इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो क्या होगा, Rg1 इज इक्वल टू Rg4 इज इक्वल टू, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस कितना, डेल्टा R जितना। तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा R प्लस डेल्टा R अंडर टेंशन कंडीशन। ठीक है। और अब देखते हैं, यहाँ पे देखें Rg2 इज इक्वल टू Rg3 इज इक्वल टू R माइनस डेल्टा R। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये दो हो गए, अंडर टेंशन का हो गए और ये अंडर कंप्रेशन का हो गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं। देखिए हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि Rg1 इज इक्वल टू Rg4 इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R होगा, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स लगता है इसमें। और Rg2 इज इक्वल टू Rg3 इज इक्वल टू R माइनस डेल्टा R रहेगा, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है। अब VAB यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस A एंड B टर्मिनल, VAB इज इक्वल टू Rg1 अपॉन Rg1 प्लस Rg3 इंटू VI। देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल का। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से हमने ये इक्वेशन लिखा है, Rg1 अपॉन Rg1 प्लस Rg3 इंटू VI, यानी कि इनपुट में जो वोल्टेज है वो। अब Rg1 और Rg ये सब की वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट करेंगे। Rg1 इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R, यहाँ पे R प्लस डेल्टा R। Rg3 की जगह पे हम लिखेंगे R माइनस डेल्टा R इंटू VI। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस डेल्टा R और माइनस डेल्टा R करता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, R प्लस R, इट मीन्स 2R। तो ये हो गया R प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2R इंटू VI। तो ये VAB हो गया। अब VAD इसको भी सिमिलरली इसी तरह हम डिफाइन करेंगे, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके VAD इज इक्वल टू Rg2 अपॉन Rg2 प्लस Rg4 इंटू VI। यहाँ पे VI है Rg2 अपॉन Rg2 प्लस Rg4। Rg2 की जगह हम लिखेंगे R माइनस डेल्टा R, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन किया ही था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए R माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई R माइनस डेल्टा R प्लस Rg4 की जगह पर होगा R प्लस डेल्टा R इंटू VI। यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा R और प्लस डेल्टा R कैंसिल हो जाएगा और 2R रहेगा। तो ये R माइनस डेल्टा R अपॉन 2R इंटू VI। ओके। अब चेंज द आउटपुट वोल्टेज। पहले क्या था, जब अनस्टैंड कंडीशन में था बीम, कैंटिलीवर बीम, तो क्या था, आउटपुट वोल्टेज 0 था। अब क्या होगा, चेंज द आउटपुट वोल्टेज। अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चारों गेज पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो V0 प्लस डेल्टा V0 ऐसा हो जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V0, कुछ डेल्टा V0 जैसा चेंज होगा, इज इक्वल टू, अब कैसे फाइंड करेंगे, VAB माइनस VAD। आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड कर सकेंगे VAB माइनस VAD कर। VAB माइनस VAD, अब ये VAB और VAD की जो हमने डिराइव किया था यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से VI कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, और LCM ले लेंगे तो R प्लस डेल्टा R माइनस R माइनस माइनस प्लस डेल्टा R 2R डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे R एंड माइनस R है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू 2 डेल्टा R डिवाइड बाई 2R। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या रहेगा, डेल्टा R अपॉन R। तो ये हो गया VI इंटू डेल्टा R अपॉन R। अब देखिए आगे हम देखते हैं।
अब हम जानते हैं कि जब स्ट्रेन नहीं था, यानी कि जो गेज जो है वो अनस्ट्रेन कंडीशन में था, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो था। इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिला है? तो ये स्ट्रेन की वजह से, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा वी जीरो इज इक्वल टू वी आई इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वी जीरो जो है वो जीरो था अनस्ट्रेन कंडीशन में। तो यहाँ पे जीरो रख देंगे तो जो चेंज होगा वो डेल्टा वी जीरो इज इक्वल टू वी आई इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अब इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं वी आई इंटू गेज फैक्टर इंटू एप्सिलॉन। अब ये कैसे होगा? हम लोग जानते हैं गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर हम डेल्टा आर की जगह पे गेज फैक्टर इंटू एप्सिलॉन रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज चेंज। इसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सर्किट हो गई व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट और फुल ब्रिज सर्किट, क्योंकि हम चारों आर्म में हम क्या यूज करते हैं, ये चार अलग अलग स्ट्रेन गेज यूज करते हैं, तो इसलिए ये फुल ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट का अरेंजमेंट हो गया। थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए, ये भी स्ट्रेन गेज सर्किट ही है। हमने जो सर्किट देखी वो क्या थी? फुल ब्रिज अरेंजमेंट, यानी कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज जो था उसमें चारों आर्म जो थे उसमें हमने स्ट्रेन गेज यूज किया था। अब दूसरी सर्किट भी हम यूज कर सकते हैं, ये है हाफ ब्रिज सर्किट, यानी कि दो आर्म जो होंगे उसमें हम स्ट्रेन गेज का यूज करेंगे, और जो दो आर्म होंगे उसमें हम क्या करेंगे? फिक्स्ड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देखिए गेज 1 और गेज 3, ये दो क्या है? स्ट्रेन गेज है, और ये दो R2 एंड R4 जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो इस सर्किट को बोलेंगे हाफ ब्रिज, क्योंकि अभी दो आर्म में ही हमने यूज किया है स्ट्रेन गेज, इसलिए हाफ ब्रिज अरेंजमेंट है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन और ये सब बैलेंसिंग करके डिराइव कर सकते हैं कि क्या आउटपुट में चेंज होता है। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गेज जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंडर होगा, और दूसरा जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंडर होगा। तो ऐसा करके हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा जो है वो क्वार्टर ब्रिज है, यानी कि एक ही आर्म में हम स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं, बाकी के जो आर्म है वो रेजिस्टेंस रहेंगे, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एक आर्म में गेज रखते हो, दूसरे आर्म में कैलिब्रेशन के लिए ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, और जो दो आर्म है उसमें क्या रहेंगे? कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ऐसा करके हम ये कर सकते हैं। एक ही आर्म में हम स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर ब्रिज। इसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हमने फुल ब्रिज का किया। तो आप लोग होमवर्क में ये दोनों का एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये सर्किट भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेन गेज सर्किट, स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू।